नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे। जितना भी इसमें प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ भी देखेंगे। तो आप इसमें पहले तो आप टेस्ट लगाएं कि देखें कि आपका इसमें कितना सही आता है। इसके अलावा जो भी एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं उन सभी को आप अच्छे से नोट कर लें। और इसमें जो भी प्रश्न दिया हुआ है आपको बिहार ईएसआई या बीपीएससी या बिहार सचिवालय किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक टेस्ट सीरीज है, सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे सीरियसली लें। और यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो ही इसका दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट आगे इसको जारी रखा जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेट 1। तो हमारा पहला प्रश्न है, भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिम तक कौन सी हवा बहती है? पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर्स, अस्तर या लू या आम की बौछार। प्रश्न कह रहा है कि भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिम तक कौन सी हवा बहती है। तो आपको आंसर लगाना है पश्चिमी विक्षोभ। मेरे आंसर लगाने से पहले एक बार आप ज़रूर कहीं साइड में लिख लें अपना आंसर। अब इसके बारे में देखते हैं डिटेल कुछ क्या है। तो इसमें देखिए, भूमध्य सागर से भारत की तरफ जो है, पश्चिम की तरफ जो है एक ठंडी हवा आती है जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, और इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है सर्दियों में भी बारिश होती है। अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि किस वजह से या किस कारण से भारत में सर्दियों में बारिश होती है, तो उसका रीज़न है पश्चिमी विक्षोभ। ये कहाँ से चलता है? भूमध्य सागर से भारत की तरफ, इसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। अगला जो ऑप्शन हम लोगों ने देखा था नॉर्वेस्टर्स, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्वेस्टर्स को काल वैसाखी भी कहा जाता है। ठीक है, और काल वैसाखी जो है ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलती है हवा है। ठीक है, और ये एक स्थानीय पवन है, तो ध्यान रखना है। भूमध्य सागर से भारत की ओर जो हवा आती है उसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जो है सर्दियों में बारिश होती है। नॉर्वेस्टर्स, इसे काल वैशाखी कहते हैं। यह भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों में चलती है। अस्तर या लू पता है, लू एक गर्म हवा है जो कि उत्तर भारत में मुख्यतः चलती है। और आम के बौछार की बात की जाए तो यह केरल, कर्नाटक, गोवा में चलती है। इसे अप्रैल रेन भी कहते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपसे अगर पूछ लेगा कि निम्न में से किसे अप्रैल रेन कहा जाता है, तो वो है आम की बौछार। अर्थात देख रहे केरल, कर्नाटक, गोवा ये तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। रासायनिक, इसको थोड़ा छोटा ही रखना जरूरी है। रासायनिक घटक जो सभी वायरस में अपरिवर्तनीय रूप से पाया जाता है। मतलब इन चारों में ऐसा कौन है जो सभी वायरस में पाया ही जाता है? क्या वो प्रोटीन है, लिपिड है, डीएनए या आरएनए? इन चारों में आप आंसर लगाएं कि वह रासायनिक घटक जो सभी वायरस में जो है अपरिवर्तनीय रूप से पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन एक ऐसा रासायनिक घटक है जो सभी वायरस में पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए एक वायरस एक टर्म आया, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वायरस की खोज देखिए किसने की थी, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है इवानोव्स्की ने की थी वायरस की खोज, और सबसे पहले ये तम्बाकू में की गई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर तम्बाकू की बात की जाए तो तम्बाकू जो है ये भारत लाया था पुर्तगालियों ने। तम्बाकू, आलू, प्रिंटिंग प्रेस ये सब भारत लाया था पुर्तगालियों ने। और तम्बाकू को जो है मुगल शासक जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। कई दफ़ा ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, अगले क्वेश्चन की, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है? ऑप्शन में देखिए क्या है।
यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। सी है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। और डी है ये ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है। तो इन चारों में आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रदूषक क्यों है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO और Hb के साथ जो है प्रतिक्रिया करता है, जिसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या वो मौलाना आज़ाद थे, मोहम्मद अली, शाह वली उल्लाह, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कि किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, मद्रास अधिवेशन के। ये भी ध्यान में रखना है, ये तीसरा अधिवेशन था मद्रास अधिवेशन, जिसमें कि बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं अध्यक्ष बने थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि एजोला मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। किस प्रकार की खेती की मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देता है ये? मक्का की, गेहूं की, जौ की या चावल की? ठीक है, तो एजोला मिट्टी की जो उर्वरता बढ़ाता है ये चावल के खेती की उर्वरता बढ़ा देता है, ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे से इसका जवाब लगाना है। गर्म हवा एवं ठंडी हवा मिलकर किसका निर्माण करती है? साइक्लोन का, ओरोग्राफिक वर्षा का, फ्रंटल वर्षा का या संवहन वर्षा का? ठीक है, जवाब लगाना है आपको, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साइक्लोन का, ओरोग्राफिक वर्षा का, फ्रंटल वर्षा का या संवहन वर्षा का? तो आपको ध्यान रखना है कि गर्म हवा और ठंडी हवा मिलकर जो है ये फ्रंटल वर्षा का निर्माण करती है। ठीक है, अधिकांश लोग चक्रवाती वर्षा के साथ गए होंगे, लेकिन गलत है, ये फ्रंटल वर्षा का निर्माण करती है गर्म हवा और ठंडी हवा। अब साइक्लोन आया तो थोड़ा उस पर विचार कर लिया जाए, तो यहाँ ध्यान रखें, फ्रंटल रेन का निर्माण कौन करता है? गर्म हवा एवं ठंडी हवा। साइक्लोन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो देख लीजिए आप यहाँ पर क्या कहता है साइक्लोन। साइक्लोन देखिए इस प्रकार से, ये जो इस तरह से हवा चलती है ये साइक्लोन का एक रूप है, और यहाँ बाहर में जो है प्रेशर हाई है और अंदर की साइड प्रेशर लो होता है। ये तो हो गया साइक्लोन। अभी जो चक्रवात है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चक्रवात जो है ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है। अब आपसे सवाल कोई पूछ ले कि चक्रवात जो है दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में तो क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला जो हम लोगों ने ऑप्शन नंबर बी था, ओरोग्राफिक वर्षा, ये कौन सी वर्षा होती है? तो पत्थरों से टकराकर होने वाली वर्षा को ओरोग्राफिक वर्षा कहते हैं। अर्थात मानसून जो चली और अगर कहीं पर पत्थर से टकरा जाती है, चट्टानों से टकरा जाती है, उससे टकराने के बाद जो बारिश होती है इसे बोलते हैं ओरोग्राफिक वर्षा। और भारत में यदि सर्वाधिक वर्षा की बात किया जाए तो ओरोग्राफिक वर्षा के से ही होता है भारत में सबसे ज़्यादा बारिश। ठीक है, चाहे आप पश्चिमी घाट का क्षेत्र ले लें, पूर्वी घाट का क्षेत्र ले लें, या फिर मेघालय के पठार का खासी गारो जयंतिया हिमालयी क्षेत्र, तो यहाँ पर अधिकतर जो है बारिश जो होती है चट्टानों से टकरा कर ही वर्षा होती है।
संवहन वर्षा क्या होता है? देखिए पानी गर्म होकर ऊपर उठता है, जैसे ये समुद्र है, इसमें पानी है, ये गर्म होकर ऊपर उठा, ठीक है, फिर बादल का निर्माण हुआ और यही बादल फिर ठंडा होकर नीचे बारिश के रूप में बहता है। यह है संवहन वर्षा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर या ट्रांसफार्मर? बिल्कुल आप ये जान लें कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम रेक्टिफायर करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रेक्टिफायर क्या करता है कि ये एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। और घर में लगा इन्वर्टर जो है ये डीसी को एसी में बदलता है, ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में, और रेक्टिफायर क्या? एसी को डीसी में। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है इस तरह का, फिर भी आप ध्यान रखें। रेक्टिफायर एसी को डीसी में और इन्वर्टर डीसी को एसी में। अपना जो ऑप्शन था अमीटर, अमीटर से देखिए करंट मापते हैं, ये आपको पता होगा। गैल्वेनोमीटर की बात की जाए तो इससे भी करंट मापा जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है न्यूनतम से न्यूनतम करंट को माप सकता है। 10⁻⁻6 एम्पियर तक के करंट को गैल्वेनोमीटर माप लेता है। और ट्रांसफार्मर का बात किया जाए तो इसका एक काम है हाई वोल्टेज को लो करना, लो को हाई करना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो तीन चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि गैल्वेनोमीटर न्यूनतम करंट के मान को भी मापता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वाणिज्य बैंक जो है, वाणिज्यिक बैंक किस प्राथमिक क्षेत्र को उधार देता है? भारी उद्योग को, कृषि लघु उद्योग को, विदेशी कंपनी को, या आपातकालीन स्थिति में राज्य सरकार को? तो आपको ध्यान रखना है कि वाणिज्यिक बैंक जो होती है ये कृषि और लघु उद्योग को, लघु उद्योग के प्राथमिक क्षेत्र को जो है ये उधार देती है। अपना अगला प्रश्न है कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन को संग्रहित करता है? ठीक है, वसा में जो घुलनशील विटामिन है इसे शरीर का कौन सा अंग जो है संग्रहित करता है? ब्लड है, स्किन है, लीवर है, या अग्नाशय, पेनक्रियाज? तो ध्यान रखें अपना लीवर जो है, जिगर जिसे बोलते हैं लीवर, ये वसा में घुलनशील विटामिन को संग्रहित करता है, ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए एक प्रश्न ये भी बनता है कि शरीर में सबसे ज़्यादा जो रीजनरेशन है, पुनर्योजन पावर जो होता है, पुनर्योजन क्षमता होता है, फिर से ठीक होने की क्षमता जो होती है ये लीवर की होती है। और सबसे कम का बात किया जाए तो मस्तिष्क कोशिका का। जब देखिए लीवर में अत्यधिक वसा जमा हो जाता है तो इसे फैटी लीवर कहते हैं, और जिस कारण जो है सिरोसिस बीमारी होती है। अगला है सूर्य से सर्वाधिक दूरी होने पर पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखें, क्या ऑप्शन पहले आप देख लें, एपिहीलियन, एंटीपोड, पेरिहीलियन या एल्डेटिक? तो जब पृथ्वी से सूर्य जो है सर्वाधिक दूरी पर होता है तो उसे कहा जाता है एपिहीलियन। फिगर में आप देखिए, ये यदि फिगर है तो सामान्य अवस्था में सूर्य और पृथ्वी के बीच 150 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन जब एपिहीलियन की दूरी होती है, एपिहीलियन का स्थिति बनता है तो ये 152.1 मिलियन किलोमीटर दूरी होता है। और पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर सूर्य जो होता है इसे कहा जाता है एपिहीलियन। और सबसे नज़दीक की बात की जाए तो इसे बोलते हैं पेरिहीलियन,
ठीक है, सबसे नज़दीक की बात की जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह पौधा जो थोड़े से तरल पानी वाले वातावरण में भी जीवित रखने हेतु अनुकूल होता है उसे क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट या थैलोफाइट? तो ध्यान रखना है कि ऐसा पौधा जो थोड़ा सा भी जल में भी जो है जीवित रह जाता है उसे बोलते हैं जीरोफाइट, मरुद्भिद। नेक्स्ट है कि भगवान के नाम पर सरकारी पुजारी के रूप में शासन चलाना, फैसिज्म, मोनार्ची, थियोक्रेसी या ओलिगार्ची? तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है थियोक्रेसी। ठीक है, ये भगवान के नाम पर इसमें शासन को चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि शिव गुफा कहाँ पर है? अजंता की गुफा में है, एलोरा की गुफा में, एलिफेंटा की गुफा में या बादामी गुफा में? तो आपको ध्यान रखना है कि शिव गुफा जो है ये एलिफेंटा की गुफा में है। ठीक है, इन गुफाओं से कई प्रश्न बनते हैं, आइए देखते हैं। तो यदि अजंता की बात की जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था अजंता की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र में, ये सब पढ़ रखे हैं। फिर भी देख लीजिए, अजंता का जो गुफा है ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पर 30 बौद्ध गुफा है। ठीक है, एलोरा की गुफा ये भी महाराष्ट्र में, यहाँ पर जो है बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों का जो है गुफा है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा का बात किया जाए तो एलिफेंटा गुफा को राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। और एलिफेंटा गुफा में ही शिव गुफा है एवं शिव की जो है त्रिमूर्ति है, 3 सर वाली मूर्ति है। वहीं बादामी गुफा की बात की जाए तो बादामी गुफा चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन प्रथम ने बनवाया था, ध्यान रखना है। अगला अपना प्रश्न है, मिट्टी के लवण का क्या कारण है? मिट्टी में जो है लवण हो जाता है अधिक, इसका रीज़न क्या है? कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग, मिट्टी का अपरदन, अतिरिक्त या अत्यधिक सिंचाई या फसल चक्रण? तो ध्यान रखें, मिट्टी में लवणता का जो सबसे सटीक कारण है यह अतिरिक्त या अत्यधिक सिंचाई। ठीक है, अब सिंचाई की बात की जाए तो एक प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो है ये किससे होती है? तो ध्यान रखना है ट्यूबवेल से होती है। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई ट्यूबवेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भीमबेटका का जो रॉक शेल्टर है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, हिमाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में? तो आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका का जो रॉक गुफा है ये एमपी में है। ठीक है, एमपी में। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए आज 15 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। अगला जो पार्ट आएगा उसमें आगे चर्चा किया जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और बताएं कि इसका अगला पार्ट अपलोड करें या नहीं। रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।